friends, so today we are going to start a new chapter, neural control and coordination. Okay. Okay. So, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है और कैसे वो इमर्ज हुआ, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे वो फिर जो है इवॉल्व हुआ, ये हम समझेंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स बनते गए, तब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, तब उनकी बॉडी ने ज़रूरत महसूस की कि उनकी बॉडी को एनवायरनमेंट से तालमेल बिठाना है. ठीक है. यदि एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल है उनके लिए, तो उन्हें उस चीज़ का पता हो और उनकी बॉडी में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा सिस्टम हो जिसके द्वारा वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. जैसे कि यदि एनवायरनमेंट हॉट है तो हमारी बॉडी समझ जाए कि बाहर टेम्परेचर हॉट है एंड वी नीड टू कवर अवर सेल्फ. ठीक है. और वी हैव टू प्रोटेक्ट इन सम वे अवर बॉडी. तो देयर शुड बी सम सिस्टम विच गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड. देन देयर शुड बी अ सिस्टम विच transmit this information to the internal cells of body, and there should be some system which coordinate between all the other cells and all the other organs so that we can protect ourselves. Okay. So जो न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन है उसका इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ, उसका जो डेवलपमेंट था वो जीव जंतुओं में, लिविंग एनिमल्स में ऐसे ही हुआ. कैसे कि जब छोटे एनिमल से जब बड़े बड़े एनिमल्स बनने लगे, ठीक है, जब जो है बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, तब उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ जो था नर्वस सिस्टम और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. ठीक है. ये जो सिस्टम था इसकी ये जिम्मेदारी थी कि ये एनवायरनमेंट से जो चेंजेस हैं, एनवायरनमेंट के चेंजेस जो हैं, उन्हें ये बॉडी को प्रोवाइड करे और बॉडी फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने ग्रोथ के लिए उसके अकॉर्डिंग वर्क करें. ठीक है. तो ये जो वर्क था, ये जो सिस्टम था, ये जो कोऑर्डिनेशन था बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स और ये जो इंटीग्रेशन था कि जो एक सिस्टम है वो आपस में जो है इंटीग्रेटेडली वर्क कर सके, हार्मोनियसली वर्क कर सके. ठीक है. उसके लिए हमें हमारी बॉडी में एक सिस्टम ज़रूरी था. ठीक है. तो हमारे सिस्टम में यदि कुछ भी चेंज होता है, हमारी बॉडीली एक्टिविटी में यदि कुछ भी चेंज होता है, तो देयर इज चेंज इन अदर सिस्टम्स ऑल्सो. ठीक है. जैसे यदि हम रन करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते लेकिन वो होते हैं. जैसे कि यदि हम रनिंग करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो रेट है, ब्रेथ रेट जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है. जो हम सांस लेते हैं वो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं. हमारी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ने लगता है. ठीक है. और जो हमारी टिश्यूज की एक्टिविटी है, सेल्स की एक्टिविटी है, वो भी बढ़ जाती है. ठीक है. तो डायरेक्ट सेल्यूलर लेवल पे जो चेंजेस है वो एक सिंपल एक्टिविटी से जो है वो आते हैं. ठीक है. अब ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये जो चेंजेस हैं कि भाई हम यदि रनिंग कर रहे हैं तो ये भी साथ में हो रहा है. ये जो सिस्टम है, ये जो एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट है और एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो एक दूसरे के साथ मिलके जो काम करना है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. और साथ ही जो वो हार्मोनियसली वर्क करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम का जो हार्मोनियस काम करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. जैसे कि हार्ट सिस्टम और लंग सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ठीक है. यदि ब्रीदिंग बढ़ रही है तो वेंटिलेशन भी बढ़ रहा है, वेंटिलेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है और हार्ट की एक्टिविटी भी बढ़ रही है. इस प्रकार दोनों हार्मोनियसली काम कर रहे हैं और ये हार्मोनियस काम करना कहलाएगा
इंटीग्रेशन, ठीक है। और वो जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं, तो सबसे लास्ट में जो आखिरी के कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसमें सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट टॉपिक होता है कंट्रोल ऑफ दैट सिस्टम, कि वो जो सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम या जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसका कंट्रोल कहाँ से होता है। तो उस कंट्रोल में हम पढ़ते हैं कि भाई ब्रेन के ये जो सेंटर हैं, ये इसे इन्फ्लुएंस करते हैं और इसके कारण ये कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटेड रहता है, ये इंटीग्रेटेड रहता है सिस्टम, ठीक। तो जो हम जब कंट्रोल देखते हैं तो हमारे जो सिस्टम्स हैं उस पर कुछ कंट्रोल ज़रूरी है, उसका कुछ कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, उसका कुछ इंटीग्रेशन ज़रूरी है। और हमारे जो बॉडीली सिस्टम है, हमारे जो सारे बॉडी के सिस्टम हैं, वो कैसे कंट्रोल होते हैं, वो दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एक तो होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोनल सिस्टम। इसे केमिकल कंट्रोल भी कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम को, ठीक है। तो क्या होता है कि नर्वस सिस्टम्स इम्पल्सेस के द्वारा, नर्व इम्पल्सेस के द्वारा जो हमारे सिस्टम्स है उन्हें कंट्रोल करता है। जो हार्मोनल सिस्टम्स हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और वो केमिकल्स जो हैं वो हमारे ऑर्गेन सिस्टम को, हमारे ऑर्गेन्स को, हमारे सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सपोज यदि हार्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम है जो कि कहेंगे कि नो, आप अब हार्ट की एक्टिविटी को कम करिए, और ऑफ कोर्स उन सिस्टम्स के द्वारा, उन हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, एनिमल्स का जो ये सिस्टम्स होता है, कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कंट्रोल करता है, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे जो सिस्टम है उसे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर एक्टिविटी को वो नज़र रखता है और वो ध्यान रखता है। जहाँ से भी नॉर्मल से एबनॉर्मल हुआ तो वो एक्शन में आ जाता है और उस एबनॉर्मलिटी को अपने लेवल पे वो ठीक करता है, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम हमारे बॉडी के सिस्टम्स को जो है कंट्रोल करके रखता है, कोऑर्डिनेट करवाता है और इंटीग्रेट करता है, और इस प्रकार हमारे बॉडी के सभी सिस्टम हार्मोनियस वे में वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडीली फंक्शंस के लिए। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, कैसे वो फंक्शन करता है, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है और कैसे वो वर्क करती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम सबसे पहले देखते हैं वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स होता है, ठीक है, वो कुछ टिश्यूज से फॉर्म होता है और उन टिश्यूज को कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है एक्टोडर्म जो होती है एम्ब्रॉय में, उसकी सबसे जो बाहरी जो परत होती है, बाहरी जो लेयर होती है जिसे एक्टोडर्म कहा जाता है, वहाँ से ये नर्वस टिश्यू जो है वो ओरिजिनेट होता जाता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू पढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जो नर्वस टिश्यू रहते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसे लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करते हैं किस इम्पल्सेस के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, और ये इनकी प्रॉपर्टी है कि दे कैन गैदर द इंफॉर्मेशन, दे कैन ट्रांसमिट इट। अब हाउ दे डू इट,
तो व्हाट दे डू इज, जो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी मेम्ब्रेन होती हैं वो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, और जैसे जैसे ये नर्व इंपल्स वेव्स के रूप में जो है आगे बढ़ती जाती है, तो ये नर्व इंपल्स जो है आगे बढ़ती है और ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ये कहलाती है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, कि ये एक्साइट होते हैं और ये फिर जो इंपल्स है उसे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसे एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी जो है इनकी प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो नर्वस टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं, तो नर्वस टिश्यू जो है मेन जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो कहलाती है न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद नर्व फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद नर्व्स। ठीक है, उसके बाद न्यूरोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स, and neurosecretory cells। ठीक है, ओके तो ये जो तीनों सेल्स हैं इन्हें पैकिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटिंग होती हैं, इन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी पोजीशन लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्चुअली जो नर्वस टिश्यू है उसकी मेन फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स से जो प्रोसेसेस निकलती हैं वो बनाती हैं, वो जब डिफरेंट न्यूरॉन्स के प्रोसेसेस इकट्ठी होती हैं और वो बनाती हैं नर्व फाइबर्स, और यही नर्व फाइबर्स जो हैं बंडल्स जो इनके रहते हैं वो बनाते हैं नर्व्स। ठीक है, तो जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो नर्वस टिश्यू है ये आप स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स में भी पढ़ते हैं और साथ ही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर में आप सिमिलर जो है हम देखते हैं कि नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये आपको दोनों ही चैप्टर में काम का है। ठीक है, ओके सो नर्वस टिश्यू जो है वो किस प्रकार के होते हैं ये हम देख रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियाई है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसमें जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम।
ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर रहता है बॉडी में वो है, ठीक है। इसके अलावा फाइबरस स्ट्रक्चर्स रहते हैं, फाइबर टाइप्स, उन्हें न्यूरोफिब्रिल कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरॉन रहता है उसमें एक रहता है बॉडी, और जो बॉडी जो रहते हैं उसकी बॉडी की प्रोसेसेस, ठीक है। तो मेन पार्ट जो है वो बॉडी है, जैसे कि बॉडी और सोमा और पेरिकैरियन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक, पेरिकैरियन, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये डिफरेंट शेप्स में रह सकती है, स्टार शेप हो सकती है, ठीक है, ओवल रह सकती है, राउंड हो सकती है। तो ये जो पार्ट होता है बॉडी कहलाता है। बॉडी में न्यूक्लियस होता है जो कि लार्ज होता है, काफी लार्ज होता है, लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगल रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस में रहता है न्यूक्लियोलस सिंगल, डिसीट न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो प्रोसेसेस हैं, ये ब्रांच जो प्रोसेसेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं, और जो सिंगल लार्ज प्रोसेस हैं ये है एक्सॉन, ठीक। ये है न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो बॉडी में रहती हैं, ठीक है, और बॉडी में भी रहती हैं और ब्रांच में भी रहती हैं, ठीक है। जो इसके ब्रांच है उसमें भी न्यूरोट्यूब्यूल और न्यूरोफिब्रिल्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। ओके, सो न्यूरोफिब्रिल्स एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स, ओके, ये है न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। अच्छा, जो न्यूरोट्यूब्यूल्स रहते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स में, और उसका काम है कि वो उसका जो शेप है वो उसे बनाए रखता है, ठीक है। तो न्यूरोट्यूब्यूल्स जो है उसका काम है कि वो न्यूरॉन्स का एक शेप है उसे बनाए रखता है, उसे कोलैप्स नहीं होने देता। न्यूरोफिब्रिल्स, जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो न्यूरोफिब्रिल्स जो रहते हैं ये माना जाता है कि न्यूरोफिब्रिल्स जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में न्यूरोफिब्रिल्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब एक होता है निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि कहलाते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। निसल्स ग्रेन्यूल्स, और ये निसल्स ग्रेन्यूल्स को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तब पाया गया कि निसल्स ग्रेन्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है, और उससे राइबोसोम्स जो है वो अटैच रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स का काम है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करें। अब जो प्रोसेसेस हैं, जो न्यूरॉन की प्रोसेसेस हैं वो हम देखेंगे। तो वेरियस जो ब्रांच प्रोसेस होती हैं, स्मॉल ब्रांच प्रोसेसेस, वो कहलाती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, वो कहलाती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स में न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स और निसल्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो दूसरे जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसके एक्सॉन से जो है सिनेप्स बनाती हैं, उनसे ज्वाइन होती है, और इस प्रकार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब ठीक है, अब जो बॉडी होती है न्यूरॉन की, वो बॉडी क्या बनाती है, एक कोनिकल जो है प्रोसेस रहती है उसकी, और उस कोनिकल प्रोसेस को हिलॉक कहते हैं, और इस हिलॉक से एक लॉन्ग प्रोसेस निकलती है जिसे कि कहा जाता है एक्सॉन, ठीक है।
एक्सॉन जो है, एक्सॉन पे एक शीथ की कवरिंग रहती है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ जो है बीच बीच में कहीं पार्ट पे नहीं है रहती और उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, जहां पर कि ये माइलिन शीथ नहीं रहती। ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, ओके। और इस एक्सॉन में भी कहीं कहीं न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन्स रहते हैं इनमें न्यूरोफिब्रिल्स और न्यूरोट्यूब्यूल्स तो रहते हैं, लेकिन नसल्स ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं रहते। ठीक है, तो इस कारण से न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है, तो ये दोनों तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन नसल्स ग्रेन्यूल नहीं होते और इसलिए एक्सॉन्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है न्यूरॉन्स की बॉडी पे डिपेंड रहना पड़ता है, सोमा पे डिपेंड रहना पड़ता है और वहां से प्रोटीन सिंथेसिस होके और एक्सॉन्स को आते हैं। ठीक है, नो नसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू जिसमें हम न्यूरॉन देख रहे हैं। न्यूरॉन जो है फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की और न्यूरॉन की खासियत ये है कि वे कभी भी डिवाइड नहीं होते, उनमें डिवीजन नहीं होता, रीजेनरेट नहीं होते वो। ठीक है, वो सिर्फ ग्रो होते हैं, उनकी लंबाई में बढ़ती जाती है लंबाई, लेकिन वो कभी भी रीजेनरेट नहीं होते। यदि वंस कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो उसका रीजेनरेट होना बहुत मुश्किल होता है। यदि इंजरी है तो वो जो है हील हो सकती है, लेकिन यदि कंप्लीटली डैमेज हो गई है कोई नर्व या न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, तो उसका रीजेनरेट होना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स में हमने देखा जो बड़ा पार्ट होता है, बिग पार्ट होता है, वो बॉडी या सोमा या पेरिकैरियन होता है जिसमें कि एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में एक सिंगल न्यूक्लियोलस रहता है। इसके अलावा कुछ जो है इसमें पार्ट्स होते हैं जैसे कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें न्यूरोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो कि बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूरोफिब्रिल्स कहलाते हैं और उनका काम जो है नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद नसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसकी दो प्रोसेस होती हैं, वेरियस ब्रांच्ड स्मॉल प्रोसेसेस जो होती हैं वो डेंड्राइट्स कहलाती हैं। स्मॉल ब्रांच्ड प्रोसेस जो रहती हैं वो डेंड्राइट्स कहलाती हैं और ये दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन से सिनेप्स बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी रहती है उसके कॉनिकल प्रोजेक्शन से जो ब्रांच निकलती है, जो प्रोसेस निकलती है, उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन्स में न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स रहते हैं लेकिन नसल्स ग्रेन्यूल नहीं रहते और इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको बॉडी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, एक्सॉन्स पे एक कवरिंग रहती है, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं और माइलिन शीथ जो है एक्सॉन्स की जो प्रोसेस रहती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं। जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती वहां पर उसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। साथ ही जो एक्सॉन्स रहते हैं उसको जो एक कवरिंग रहती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं और जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन्स में रहता है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो एक्सॉन्स रहते हैं ये क्या होता है, ये जो एक्सॉन्स रहते हैं ये क्या करते हैं, ये यदि ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, यदि मोटर न्यूरॉन है और यदि किसी जो नेक्स्ट ऑर्गन को, जो टारगेटेड ऑर्गन है जो जिसको ये सप्लाई करते हैं, तो वहां पर इसकी वेरियस प्रोसेस होती है और वहां पर ये क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। और ठीक है, जब टिश्यू को ये सप्लाई करते हैं तो ये वहां पर इनकी जो ब्रांच होती हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती हैं और इसे अर्बोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, synaptic knobs। ओके, ठीक है, तो जब एक्सॉन जो है, जब ये ऑर्गन को सप्लाई करते हैं और जो एंड प्लेट कहलाती है जहां पे कि एक्सॉन्स एंड होते हैं, तो वहां पे ये वेरियस ब्रांचेस प्रोवाइड करते हैं और इन वेरियस ब्रांचेस को अर्बोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, साथ ही जब इसकी जो ये ब्रांचेस होती हैं, अर्बोराइजेशन जो है होती हैं, जो इसकी ब्रांच होती है स्मॉल, ये क्या होती है, ये न्यूरॉन एंड प्लेट पर, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वहां पे एंड प्लेट पर ये क्या होती है, ये स्वेलिंग होती है, इसमें स्मॉल स्वेलिंग होती है जिसे कि नॉब्स कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, सिनेप्स मतलब कि जंक्शन, जो कि यहाँ पर जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स हैं और मसल्स पे एंड प्लेट पर क्या हो रहा है कि जो इसकी जो ब्रांचेस हैं एंड प्लेट हैं, वो एंड प्लेट क्या हो रही है, एंड प्लेट पर ये लिटिल सोलन है और उस सोलन पार्ट को सिनेप्टिक नॉब्स कहा जाता है। ठीक है, और वहां पे जो है ये इफेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, एफरेंट जो है नर्व्स कहलाती हैं। ठीक, ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, वन मोर थिंग, ठीक है, जो एक्सॉन्स रहते हैं उसके एंगल पे, राइट एंगल पर समटाइम्स उसकी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, उन्हें लेटरल ब्रांचेस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक ब्रांच निकल रही है, उसे कहा जाता है लेटरल ब्रांच। ठीक है, उसे कहा जाता है लेटरल ब्रांच। ओके, तो ये हो गया एक्सॉन का स्ट्रक्चर। एक्सॉन में एंड प्लेट पे हमने देखा अर्बोराइजेशन, जो कि एंड पे, जहाँ पे एंड होते हैं एक्सॉन्स, वहाँ पे ये वेरियस ब्रांचेस देते हैं जिन्हें अर्बोराइजेशन कहा जाता है। और उन ब्रांचेस के एंड पे ये सिनॉप्टिक नॉब बनाते हैं। थोड़ा सा स्वोलन जो है इसका एंड होता है, जिसे सिनॉप्टिक नॉब कहा गया है। ठीक है, तो ये एंड प्लेट पे ये बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हो गए हमारा न्यूरॉन्स। ठीक है, अब नर्व फाइबर्स। तो जो हमारा ये फाइबर्स होते हैं, इसकी जो प्रोसेसेस रहती हैं, ठीक है, एक्सॉन्स जो रहते हैं, न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स रहते हैं, ये एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। और ये नर्व फाइबर्स जो हैं, जब बहुत सारे इकट्ठे होकर बंडल्स बनाते हैं, तब ये बंडल्स क्या बनाती हैं, नर्व्स बनाती हैं। और इस प्रकार न्यूरॉन्स की ब्रांचेस से, ठीक है, ब्रांचेस या प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो बनाती हैं नर्व फाइबर्स। और जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स रहते हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर, ये बनाते हैं नर्व्स। ठीक है, और इस प्रकार हमारी नर्व्स जो हैं बनती हैं। ठीक है, तो ये मेन हो गया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की ब्रांचेस से बनी नर्व फाइबर्स और नर्व फाइबर्स से बनी
नर्व्स। ठीक है, अब देखेंगे न्यूरोग्लिया क्या है। तो न्यूरोग्लिया एपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं इन्हें पैकिंग सेल्स भी कहा जाता है। इसे पैकिंग सेल्स क्यों कहते हैं? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं न्यूरोग्लिया। तो जो न्यूरोग्लिया होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसमें जो फ्लूइड रहता है उसमें ये न्यूरोग्लिया सेल्स रहती हैं। ठीक है, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे कहते हैं CSF। ठीक है, तो CSF में जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में न्यूरोग्लिया रहती हैं। और न्यूरोग्लिया क्या करती हैं कि न्यूरोग्लिया जो इसका स्ट्रक्चर जो हमारा फ्लूइड रहता है उसमें ये पैकिंग का काम करती है। मतलब वो जो फ्लूइड रहता है वो एक शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती हैं और उसमें न्यूरोग्लिया भी हेल्प करती हैं। दूसरा जो काम है कि जो न्यूरोग्लिया है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि ब्लड में से जो है यदि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो वो CSF में नहीं आ पाते हैं और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उससे प्रोटेक्ट रहता है। ये बैरियर का काम करती है हमारी न्यूरोग्लिया सेल्स और उसे CSF में नहीं आने देती, जिससे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उससे हार्म नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। साथ ही ये मैक्रोफेजेस होती हैं। मैक्रोफेजेस होती है मतलब फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस के द्वारा यदि कोई हार्मफुल एजेंट्स हैं हमारे CSF में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, तो ये जो न्यूरोग्लिया हैं ये उसे खा लेती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को हार्म नहीं होने देती। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती हैं और ये पैकिंग सेल्स भी होती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आती हैं हमारी एपेंडाइमल सेल्स। तो एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं, एपेंडाइमल सेल्स वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ CNS, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम जो है वो एपेंडाइमल सेल्स हैं और ये एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये उसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक, ओके। उसके बाद हमारी आती है न्यूरोसिक्रीटरी सेल। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं, सिक्रीटरी से आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती हैं। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं ये कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं, ये ब्रेन में होती हैं। और हम आपको पता है कि ब्रेन में जो है हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, एक तो हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो दोनों ग्लैंड्स होती हैं ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से बनी हुई होती हैं जो कि हार्मोन रिलीज करने का काम करती हैं। ठीक है, ठीक है, रिलीजेस हार्मोन्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी नर्वस टिश्यूज की सेल, नर्व सेल्स, जो कि फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। उसके बाद उसके प्रोसेसेस नर्व फाइबर्स बनाती हैं और नर्व फाइबर्स मिलके नर्व्स बनाती हैं। उसके अलावा है न्यूरोग्लिया जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है, CSF में मिलती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है उसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स जो हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लाइनिंग है, एपिथेलियम है, वो एपेंडाइमल सेल्स की बनी हुई होती है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं वो सेल्स हैं जो कि CNS में रहती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में रहती हैं और ये हार्मोन रिलीज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू जो हम देख रहे थे, वो है ये। ठीक है, तो you can go through it and revise it.